Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम कुलियात तिब अमूर तिबिया साल अव्वल को स्टडी कर रहे हैं। अमूर तिबिया में इखलात के हवाले से आज हम बात करेंगे। खिल्लत क्या है और इखलात क्या होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खिल्लत एक सियाल मादा है जो खून, सफरा, सुदा और बलगम पर मबनी होता है और जिस्म को ग़ज़ियत फराहम करता है और जिस ऑर्गन को जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। खिल्लत जिगर के अंदर इखलात पैदा होती हैं, जहाँ पे इखलात पैदा होने के बाद खून के साथ शामिल हो जाती हैं और पूरी बॉडी की तरफ मूव करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इखलात कौन कौन सी हैं। खिलते खून, खिलते सुफरा, खिलते सुदा और खिलते बलगम, ये चार इखलात हैं। अभी थोड़ा सा हम तारीख को देखें कि इखलात का नजरिया जो है वो किसने पेश किया। तो सबसे पहले हकीम बकरात ने इखलात का नजरिया पेश किया। उनके मुताबिक खून के साथ सुर्ख अज्जा के साथ साथ जर्द, स्याह और सफ़ेद अज्जा भी पाए जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चार इखलात हैं। सुर्ख ज़र्रात को वो खून कहते हैं, खिलते खून। पीले ज़र्रात को वो खिलते सफरा कहते हैं। सफ़ेद ज़र्रात को वो खिलते बलगम कहते हैं और काले ज़र्रात यानी स्याह ज़र्रात को वो खिलते सुदा कहते हैं। तो ये चार इखलात हैं, खिलते खून, खिलते सुफरा, खिलते बलगम और खिलते सुदा। अब इनके जो मिजाज हैं, चूंकि इससे पहले हम मिजाज पढ़ चुके हैं, तो इखलात के भी मिजाज हैं। खिलते खून का मिजाज गर्म तर है, खिलते सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, खिलते बलगम का मिजाज सर्द तर है और खिलते सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है। लिहाजा ये जो चार इखलात हैं, इन चारों के अपने अपने मिजाज हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो खुराक हम खाते हैं जब वो कमूस में बदलती है तो इखलात में तब्दील हो जाती है। अब ये कलूस और कमूस क्या है, ये मैदे का निज़ाम है जो हाजम हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर वक्त हम अपनी इखलात के ऊपर ही रहते हैं। तो जो खिलते खून है उसके जो अगर वो तभी खून है तो उसके औसाफ या खूबियां क्या होंगी। तो पहली खूबी तो ये है कि उसका मिजाज गर्म तर होगा। दूसरा, उसका रंग जो है सुर्ख होगा। तीसरा, कवाम के अंदर ना तो वो गाढ़ा होगा ना बारीक होगा, यानी दरमियाना कवाम उसका होगा, जो कि तमाम शरियानों और वरीदों के अंदर जो है वो सरयत करेगा, सर्कुलेट करेगा, मूव करेगा। फिर इसके बाद इसकी जो खूबी या खसीयत या औसाफ है, जायके में ये शीरीं होगा। तो ये तभी खून यानी खिलते खून जो तभी है उसके औसाफ या खूबियां हैं। अब हम गैर तभी खून को भी देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो पहला तो ये है कि उसका अपना मिजाज नहीं रहेगा,
یعنی وہ گرم تر مزاج نہیں رہے گا، یا تو وہ صداع کے ساتھ مل کر خشکی اور سردی کی طرف چلا جائے گا، اور یا پھر صفرا کے ساتھ مل کر اس کی جو حالت ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ دوسرا، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تیسرا، اس کی جو وہ رطوبت ہے وہ یا تو گاڑھی ہو جائے گی اور یا پھر پتلی ہو جائے گی، اور اس کا جو ٹیسٹ یا مزہ یا ذائقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھے جی طبی خون کی خوبیاں اور غیر طبی خون کی خوبیاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خلط خون کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ آرگنز کی غذا ہے، جسم کی خوراک ہے، اس سے ہماری وائٹل فورس بڑھتی ہے، چہرے کا حسن و شباب جو سرخی ہے وہ اس کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ یہ امیونو سسٹم کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، مختلف ساختوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر اگر خلط خون نہ جائے تو آکسیجن جو ہے وہ انہیل نہیں ہو سکتی اور کاربن جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر پانی کی مقدار کو متوازن رکھنے میں بھی خلط خون مدد کرتا ہے، معاون ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے خلط خون کے اوصاف پڑھے، طبی اور غیر طبی، اور اس کا فائدہ پڑھا، اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلی خلت یعنی خلط بلغم کی طرف۔ تو خلط بلغم جو ہے، اس کی جو سب سے طبی بلغم جو ہے یہ ذائقے میں میٹھی ہوتی ہے، قوام میں معتدل ہوتی ہے، نہ پتلی نہ موٹی، اور یہ طبی بلغم ہماری باڈی کے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جس طرح سے خون جو ہے وہ ضروری ہے، اس طرح سے ہماری باڈی میں بلغم کا یعنی طبی بلغم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام جوڑوں کے اندر جو چکناہٹ ہے وہ طبی بلغم ہی ہے۔ اب آتے ہیں غیر طبی بلغم۔ تو غیر طبی بلغم جب صفرا کے ساتھ مل جائے گی یا پھر صداع کے ساتھ مل جائے گی تو وہ غیر طبی ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اگر وہ صفرا کے ساتھ ملی ہے تو رقیق پتلی ہو جائے گی، اگر وہ صداع کے ساتھ ملی ہے تو گاڑھی ہو جائے گی، جم جائے گی۔ پھر اس میں اور کون سی خوبی ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ خوبی ہوگی کہ اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ غیر طبی بلغم میں ہوگا۔ اب اس میں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو بلغم کے فوائد ہیں۔ خلط بلغم کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ جسم میں جو رطوبت تری ہمیں فیل ہوتی ہے، اسکن کے اوپر جو تری ہمیں فیل ہوتی ہے، یہ اس طبی بلغم کی وجہ سے ہے۔ اعضاء کو تر رکھنا، رگڑ سے بچانا، جیسے ہم جوڑوں کی بات کریں تو پوری باڈی کے اندر جتنا بھی جوائنٹ سسٹم ہے اس کے اندر جو رطوبت ہے وہ طبی بلغم ہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جوڑوں سے ہم حرکت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کئی جگہ پہ رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارے منہ میں، اگر یہ طبی بلغم نہ ہو تو ہمارے منہ میں جو رطوبات بنتی ہیں وہ رطوبات نہ بنے اور منہ خشک ہو جائے، ڈرائی ہو جائے۔ پھر اس طرح سے کچھ بلغمی آرگن ہیں جیسے دماغ ہے، وہاں پہ اگر طبی بلغم نہیں ہو تو وہ خشک ہو جائے گا، جس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تیسری جو خلت ہے وہ صفرا ہے۔ صفرا کی خلت کا مزاج گرم خشک ہے، جس کو ہم ہار یابس کہتے ہیں۔ یہ طبی حالت میں اس کا جو قوام ہے وہ پتلا ہے، رنگ اس کا زرد ہے، اور اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور یہ جلن کی کیفیت بھی پیدا کرواتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ فائدوں میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ خون کو پتلا کرواتا ہے، رقیق بنا کے باریک رگوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ
सफरा जो है वो खून को पतला करके दिमाग और फिर बाकी चीज़ों तक पहुंचाता है। इसमें सफरा में हरारत होती है, तो बॉडी को जहाँ जहाँ गर्मी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये किल्लत जो है वो पहुंचती है। इस तरह से किल्लत सफरा आंतों में गिरकर खुराक को हजम करने में मदद करती है और आंतों के अंदर से बलगम और लेसदार और वो मादे जो जम जाते हैं उनको वहां से उतारती है, साफ करती है। इसके अलावा जब भी किल्लत सफरा में बगाड़ पैदा होगा तो सबसे पहले किल्लत सुदा बढ़ जाएगी, खून गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसके बाकी जो मामलात हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इनकी इकसाम की तरफ नहीं जा रहे कि गैर तभी जो सफरा है वो कौन कौन सा होता है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और आखिरी जो किल्लत है वो किल्लत सुदा है। मिजाज इसका सर्द खुश्क है, जायका इसका तुरशी माइल है और ये भी दो हालतों में होता है, तभी हालत में और गैर तभी हालत में। तभी हालत में जो किल्लत सुदा है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, खून को जो है वो जमाता है, खून को बहने नहीं देता, शरियानों से और वरीदों से खून को निकलने नहीं देता और हड्डियों की ये खुराक है। तो लिहाजा किल्लत सुदा जो है वो भी अपनी जगह पे काम करती है। तो यहाँ तक भूख के हवाले से बात है या फिर किल्लत सुदा के स्टोर होने के हवाले से बात है। कहा जाता है कि तिली जो है वो किल्लत सुदा का स्टोर है, तो लिहाजा ये बात गलत है। और यहाँ तक हाजम के हवाले से बात है तो उसमें भी किल्लत सुदा जो तभी है उसका रोल है, जो गैर तभी किल्लत सुदा है वो वहाँ पे भी नुकसान पहुँचाती है। यानी कब्ज़ जैसे अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं जब इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये 4 इखलात थी जी, इनकी बेसिक्स हमने पढ़ी। और हमारा जो आज का लेक्चर था यानी जो हमारा साले अवर का जो सिलेबस है कुलियात तिब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके आज के लेक्चर में हमने इखलात को देखा। इखलात कौन कौन सी हैं, इखलात की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी इखलात हैं और उन इखलात के मिजाज क्या हैं, उन इखलात के फ़ायदे क्या हैं, वो तभी हालत में हो तो क्या चीज़ है और अगर वो गैर तभी इखलात हो जाए तो फिर उनमें क्या कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये हमने देखा जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।